नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 बिहार झारखंड। मैं हूँ आपके साथ आशा झा और आज एक अहम मसले के साथ हम आज की चर्चा को आगे बढ़ाएंगे कि क्या देश वन नेशन वन इलेक्शन की तरफ आगे बढ़ रहा है? क्या इसकी संभावना अब पूरा सिर उठाकर खड़ी है और ये वाकई अमल में लाया जा सकेगा? दरअसल ऐसा इसलिए क्योंकि केंद्र सरकार ने आज ही एक कमेटी का गठन कर दिया है। ये कमेटी वन नेशन वन इलेक्शन पर सुझाव देगी। इसके संवैधानिक पहलुओं को लेकर के, कानूनी पहलुओं को लेकर के विचार विमर्श इसमें होगा और सरकार को सुझाव देने का काम करेगी। खुद जो पूर्व राष्ट्रपति हैं देश के, रामनाथ कोविंद, वो इस कमेटी के अध्यक्ष बनाए गए हैं। तो अब ये चर्चा जो है ये खूब चल पड़ी है कि शायद, क्योंकि अभी 18 से 22 सितंबर तक नया विशेष सत्र भी बुला लिया गया है, सरकार की तरफ से इसका आह्वान किया गया है। तो इसकी कितनी संभावनाएं हैं? क्या इसी दिशा में केंद्र सरकार अब आगे बढ़ेगी? क्या ये मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकता है? इन तमाम पहलुओं पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल इस वक्त जुड़ चुका है। मैं उनसे आपका परिचय भी करवा दूं, लेकिन उससे पहले जैसे ही ये खबर सामने आई, इस पर विभिन्न दलों की किस प्रकार की प्रतिक्रियाएं सामने आई है, क्या राय सामने आए हैं, वो पहले आपको सुना देते हैं और फिर परिचय करवाती हूँ मैं तमाम खास मेहमानों का। ये कई सवाल सुनिए। खड़े कर रहे हैं। जो चर्चाएं हैं, जो कयास लगाए जा रहे हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन बिल सरकार ला सकती है, ये वन नेशन वन इलेक्शन की बात करना ही बेईमानी है। और ये इंडिया गठबंधन की ताकत से केंद्र की बीजेपी सरकार, आदरणीय मोदी जी की सरकार किस कदर भयभीत है, उसी का रिएक्शन है वन नेशन वन इलेक्शन की चर्चा। ये साइड इफेक्ट है। तो आदरणीय मोदी जी की मनमानी नहीं चलेगी। ये संविधान को, लोकतंत्र को कमज़ोर करने का प्रयास हो रहा है, ये नहीं होने दिया जाएगा। इंडिया गठबंधन की तीसरी बैठक का आज दूसरा दिन है और किस तरह से केंद्र की सरकार, मोदी जी घबराहट में हैं, भयभीत हैं, ये बता रहा है। ये देश अपने नियम कानून संविधान से चलेगा और वन नेशन वन इलेक्शन कैसे संभव हो सकता है? अभी कई राज्यों में चुनाव हुए हैं, 6 महीने पहले, साल भर पहले। अब इस तरह की बात करना, कई राज्यों के अपने नियम कानून हैं, इस तरह की बात करना मतलब बीजेपी का सफाया जो होने वाला है इंडिया गठबंधन से, ये दर्शा रहा है कि वो चाह रहे हैं कि कोई भी तिगड़म करें ऐसा, जो फिर से हम जनता का विश्वास जीते। अब जनता के दिलों से बीजेपी की सरकार, केंद्र की सरकार उतर चुकी है। अब इंडिया गठबंधन की ओर देश की जनता देख रही है। अब ये सब इनकी मनमानी नहीं चलने दी जाएगी। पहले सर्वदलीय बैठक बुलाना चाहिए, सभी दलों की राय लेनी चाहिए। ये मनमानी कर रहे हैं, हिटलर शाही, तानाशाही, ये सब चलने वाला नहीं है। इंडिया गठबंधन की मजबूती, इतनी ताकत हो चुकी है कि मोदी जी की विदाई का रास्ता साफ हो गया हैं तो वो प्रभावित होती हैं, क्योंकि कोड ऑफ कंडक्ट लगता है, आचार संहिता की वजह से कई योजनाओं को काफी समय तक रोकना पड़ता है जब तक इलेक्शन चल रहे हो। तो ऐसे में लाभार्थी जिनको योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए वो रह रहकर उससे प्रभावित होते हैं। तो इन तमाम परिस्थितियों के मद्देनजर एक लंबे समय से देश में इस बात को लेकर चर्चा चल रही थी। सन 1999 के आसपास से ही लॉ कमीशन के द्वारा ये प्रस्ताव किया गया था कि देश में एक देश है एक चुनाव होना चाहिए, और मौजूदा प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और केंद्र की सरकार ने इसको काफी गंभीरता से लिया। कई वेबिनार भी इसको लेकर केंद्र सरकार के द्वारा आयोजित किए गए, कई चर्चाएं इसको लेकर हुई हैं, सदन में भी इसको लेकर, पार्लियामेंट्री कमिटीज के भीतर भी इसको लेकर कई राउंड ऑफ डिस्कशंस हुए हैं। और ऐसे में जब इसको अधिकृत तौर पर संभवतः ये जो विशेष सत्र बुलाया गया है। चलिए, तो मृत्युंजय तिवारी को आपने सुना, चिराग पासवान को आप सुन रहे थे। चिराग पासवान पक्ष में बोल रहे थे, जाहिर तौर पर मृत्युंजय तिवारी ऐसे हिटलर शाही तक करार दे रहे थे। मेरे साथ खास मेहमानों का पैनल अब जुड़ चुका है, आपका परिचय करवा दूं। सौरभ कुमार हमारे साथ, मेरे संवाददाता, हमारे पटना स्टूडियो से इस वक्त जुड़े हुए हैं। इसके अलावा हिमराज राम जेडीयू से हमारे साथ प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। अरुण कुमार, प्रवक्ता राजद, हमारे साथ इस डिबेट का हिस्सा बन रहे हैं। प्रमोद गोस्वामी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, बखूबी बता पाएंगे इसके इफ्स एंड बट्स को, क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव जाता है। प्रमोद गोस्वामी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इसके अलावा अर्पित आर्य राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। योगेंद्र पासवान जी इस चर्चा का हिस्सा बनेंगे, बीजेपी के प्रवक्ता। राहुल कुमार, प्रवक्ता राष्ट्रीय लोक जनता दल के। और विनीत सिंह, एलजेपी, रामविलास पासवान जो पार्टी है
उनसे विनीत सिंह हमारे साथ हैं, उनके प्रवक्ता। सबसे पहले तो इस पर अरुण कुमार जी, आप ही से इस चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगी। इसे हिटलर शाही, ध्यान भंग करने की कोशिश, जो तमाम मुद्दे हैं उनसे भटकाने की कोशिश, ये अचानक से वन नेशन वन इलेक्शन, ये तो कोई पहली बार नहीं है जब इस पर चर्चा हो रही हो या फिर केंद्र ने इसकी बात की हो। आपको याद होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद अपने भाषण के दौरान इसे छेड़ चुके हैं। तो फिर इस तरीके से क्यों देखा जा रहा है? इसके बहुत सारे पॉजिटिव इम्पैक्ट भी सुने गए हैं, नेगेटिव की चर्चा मैं बाद में करूंगी। उस तरीके से क्यों नहीं? देखिए, स्पष्ट ये हो चुका है, जब से इंडिया गठबंधन लगातार मजबूत हो रहा है, आज तीसरी बैठक हो रही है मुंबई में, जिस तरीके से ज्वलंत सवाल हैं, लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है, महंगाई है, बेरोजगारी है, गरीबी है, लाचारी है, किसानों का सवाल है, सारे सवालों से जनता का ध्यान भटकाने के लिए आज भारतीय जनता पार्टी, देश के पीएम नरेंद्र मोदी जी वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रहे हैं और हमें लगता है यह स्पष्ट हो चुका है। हम लोग जब से कहते आए हैं, हमारे आदरणीय नेता लालू प्रसाद यादव जी, तेजस्वी यादव जी लगातार कहते आए हैं कई वर्षों से कि भारतीय जनता पार्टी को संवैधानिक व्यवस्था में आस्था नहीं है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में आस्था नहीं है, संसदीय प्रणाली व्यवस्था में आस्था नहीं है। तो आज लगातार स्वतः अपने कार्यों से भारतीय जनता पार्टी और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का चेहरा उजागर हो रहा है। अब तो स्पष्ट हो गया है, भारतीय जनता पार्टी और देश के प्रधानमंत्री को न तो संसदीय प्रणाली में व्यवस्था आस्था है, न तो संवैधानिक व्यवस्था में आस्था है, न ही लोकतांत्रिक व्यवस्था में आस्था है। तभी तो इस तरह से। अच्छा, लेकिन ये तो बताइए, हड़बड़ाहट, ये गुस्सा जो किस लिए? क्या ये आप लोग इससे जोड़ रहे हैं कि 18 से 22 तक क्योंकि विशेष सत्र भी बुला लिया है, तो कहीं इसी पर चर्चा न करवा लें या इसी दिशा में? यही तो बता रहे हैं आशा जी, संसदीय प्रणाली में विश्वास ही नहीं है। चाहे संसदीय प्रणाली की बात करिए, लोकतांत्रिक प्रणाली की बात करिए, संवैधानिक प्रणाली की बात करिए। नहीं तो ये तो संसदीय प्रणाली है ना, आप लोग तो बुलाएंगे ये बैठक। ये संसदीय कैसे नहीं है अरुण जी? ये संसदीय कैसे नहीं है? आप लोगों से चर्चा करने के लिए बुलाया। अगर मान लीजिए, मैं कह रही हूँ नहीं भी हो, अगर मान लीजिए इसी पर चर्चा करने के, तो ये तो संसदीय है ना जी। अरुण जी। हाँ, क्या क्या पूछ रही थी आप? थोड़ा सा देर हो रही है आपकी आवाज, मुझे लगता है डिजिटली ये थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। लेकिन मैं यही सवाल हेमराज राम जी आपसे पूछना चाहती हूँ, अचानक से ये जो बौखलाहट है, ये ऐसा लग रहा है कि बिहार में बवाल मच गया है। इसे सियासी विषाद के रूप में देखा जा रहा है, जो कि केंद्र बिछा रही है, कहीं इसमें फंस न जाए। और अगर बुलाया जा रहा है विशेष सत्र, मान लीजिए, मैं कहती हूँ अभी तो पता भी नहीं कि किस चीज पे चर्चा होनी है, मान लीजिए उसी पे चर्चा करने के लिए बुलाया जाए, तो ये तो अच्छा है, आप लोगों से विचार विमर्श किया जाएगा। इसे सिरे से नकार देना, इसके इफ्स एंड बट्स को बिना जाने, ये कहां तक सही है? ये जनता को आप समझाएंगे कैसे? हिमराज जी। हिमराज जी गायब हैं। अभी जुड़े नहीं हैं हिमराज जी हमारे साथ, थोड़ा सा फोन छोटा है इसीलिए मैं। हिमराज जी आप हैं हमारे साथ शायद, क्योंकि मुझे नजर नहीं आ रहे। चलिए ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं। राहुल कुमार जी हैं हमारे साथ। हाँ, राहुल कुमार जी। राहुल जी, आप इसे कैसे देख रहे हैं? ये आपको क्या नजर आता है? जल्दबाजी में अगर ऐसा कोई फैसला लेकर सरकार आती है, जल्दबाजी वाला फैसला होगा, ये जो गुस्सा ये जायज है, किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, मुझे 2 मिनट का समय दीजिएगा, मैं कुछ विशेष बात मैं कहना चाहता हूं। सबसे पहले जो महागठबंधन की तरफ से, जो इंडिया की तरफ से जो ये विरोध हो रहा है, उसको ठीक से समझना चाहिए। मैं एक तारीख याद दिलाना चाहता हूं माननीय नीतीश कुमार जी की पार्टी को। 31 जनवरी 2018 जब बजट के पहले माननीय राष्ट्रपति कोविंद जी का जब भाषण हुआ था, उसके बाद उसका समर्थन करते हुए नीतीश कुमार जी ने कहा था
कि इस देश में बार बार चुनाव होता है, कभी मध्यावधि चुनाव होता है, कभी और चुनाव होते हैं, तो हम तो बहुत पहले से कह रहे हैं देश में एक चुनाव होने चाहिए। ये जदयू का स्टैंड था 31 जनवरी 2018 में, डेट याद रखिएगा। दूसरी बात, देश जब आजाद हुआ था, अभी संसदीय प्रणाली की बात कर रहे थे आरजेडी के लोग, 1952, 1957, 1962 और 1967 में देश की आजादी के बाद नेहरू जी के जमाने में लगातार 4 चुनाव इस देश में एक साथ विधानसभा और लोकसभा के चुनाव हुए हैं। जो लॉ कमीशन ने रिपोर्ट दिया था दिसंबर 2015 में, उसके अनुसार ये हुआ था कि अगर 2019 में पहली बार चुनाव कराया जाएगा सभी विधानसभा और सभी लोकसभा की सभी सीटों को, तो 4500 करोड़ रुपए ज्यादा खर्च होंगे। लेकिन जैसे ही ये चुनाव जब अगली बार कराया जाएगा 2024 में, तो सिर्फ 1751 करोड़ रुपए ज्यादा खर्च होगा। मतलब कि ग्रेजुअली खर्च धीरे धीरे घटता जाएगा। अभी लोजपा के नेता, अभी रामविलास जी के पुत्र चिराग पासवान जी कह रहे थे, हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा जी ने भी आज सुबह कहा कि देश भर में हर 6 महीने पे कहीं ना कहीं चुनाव होते रहते हैं। तो बिहार एक अंडर डेवलप्ड कहिए, विकासशील देश है, डेवलपिंग कंट्री है। अगर बड़ा संसाधन अगर चुनाव में लंबे समय तक लगा रहता है और आचार संहिता की वजह से डेवलपमेंट के काम ठप होते हैं, प्रशासनिक काम ठप होते हैं, तो इससे अच्छी क्या बात होगी कि गरीब देश पर इतना बड़ा बोझ हटेगा। और एक बात और, इस देश में करोड़ों लोग दूसरे राज्यों में काम करते हैं। जब हर 6 महीने 8 महीने पे चुनाव होते हैं या उस तरह से होते हैं, तो वो चुनावी प्रक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। लेकिन अगर 5 साल में एक बार चुनाव होंगे, तो निश्चित तौर पर जो प्रयास चुनाव आयोग या केंद्र सरकार या राज्य सरकारें करती हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों की भागीदारी हो चुनाव में, तो ये बहुत संभव है कि अगर एक बार चुनाव होगा तो सभी लोग मन बना करके वोट परसेंटेज ज्यादा होगा। तो ये संसदीय प्रणाली का अपमान कैसे है? ये तो संसदीय प्रणाली में 0 टू टॉप जो है सभी लोगों को शामिल करने की एक अच्छी योजना है, स्वागत कदम है। मुझे लगता है कि आरजेडी के लोगों को पहले नीतीश कुमार जी से ही दोबारा पूछना चाहिए कि क्या नीतीश कुमार जी ने जो 31 जनवरी 2018 को जो उन्होंने कहा था राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के बाद, क्या उससे जदयू और आरजेडी आज असहमत नहीं है? ठीक है, मेरे साथ हिमराज जी जब जुड़ते हैं, जेडीयू से प्रवक्ता हैं जेडीयू के, तब उनसे पूछूंगी ये बात। लेकिन उससे पहले, क्योंकि अभी जेडीयू का स्टैंड क्लियर नहीं हो पाएगा, मैं एक बार सौरभ का रुख करना चाहूंगी। सौरभ हमारे सहयोगी भी हैं, आज जो इसमें तमाम चीजें सामने आई, सौरभ आप खुद देख भी रहे थे। तो बिहार में जब जेडीयू अभी बता भी रहे थे कि खुद नीतीश कुमार का स्टैंड 31 जनवरी 2018 का क्या था, लेकिन अभी बदला हुआ क्योंकि आरजेडी के साथ आए हैं। तो ये क्या है, इसे किस नजरिए से देखा जाए? एक तो स्टैंड दोबारा क्लियर करने की जरूरत है क्या तमाम पार्टियों को? आरजेडी का तो पता लग गया, खुद नीतीश कुमार क्या कहते हैं, एक बार दोबारा उनको सुनने की जरूरत पड़ेगी क्या? या फिर ये कितना पक्ष में या विपक्ष विरोध में जाएगा खुद सरकार के? जी बिल्कुल आशा, सबसे बड़ी बात है कि राजनीति में टाइमिंग काफी महत्वपूर्ण होता है। कल ऐसी चर्चा की गई कि हो सकता है विशेष सत्र जो बुलाया गया है संसद का, तो हो सकता है कि उसमें ये चर्चा हो। तो कल जो है वो तीसरी बैठक हो रही है विपक्षी एकता की। तो उस समय ये देश में चर्चा, एक तरफ विपक्षी एकता की बैठक और दूसरी तरफ बीजेपी का ये कहना कि जो विशेष सत्र बुलाया गया है उसमें हो सकता है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात हो सकती है। तो सबसे बड़ी बात है टाइमिंग की। ये सच है कि 2018 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा था कि अगर ऐसा हो कि देश में एक बार चुनाव हो, यानी लोकसभा का और विधानसभा का अगर चुनाव एक बार होता है, तो ये देश की जनता के लिए काफी हितकर होगी और मैं भी उसके पक्ष में हूँ। हालांकि अब विपक्षी एकता के बैठक के बाद नीतीश कुमार निकलेंगे, तब ये देखना होगा कि वो अपने बयान पर कायम है या फिर अब उनका जो बयान है वो बदल सकता है या क्या होगा, इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन नीतीश कुमार ने ये कहा था कि मैं चाहता हूं कि देश में एक चुनाव हो। लेकिन अभी सबसे बड़ी बात है कि टाइमिंग को लेकर जिस तरीके से नीतीश कुमार ने भी पिछले अगर 10 दिन में अगर आप देखेंगे तो 2-3 बार उन्होंने भी कहा है कि केंद्र सरकार जो है वो समय से पहले चुनाव करवा सकती है।
बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी सेम जो बयान है वह दिया था कि हो सकता है केंद्र सरकार समय से पहले चुनाव करवा सकती है। तो निश्चित रूप से एक तरफ आप देखें तो देश के तमाम विपक्षी पार्टियां जो है वो एक मंच पर आने की कोशिश हो रही है उनकी, और एक आम सहमति बनने की कोशिश हो रही है और एक साथ आगे बढ़ने की कोशिश हो रही है। दूसरी तरफ केंद्र सरकार ये चाह रही है कि इस बार विधानसभा और लोकसभा का चुनाव एक साथ हो जाए। तो निश्चित रूप से अगर ऐसा होता है, अब ये देखना होगा कि चूंकि विपक्षी एकता की बैठक हो रही है तो उसमें भी ये तमाम बातें जरूर रखी गई होगी क्योंकि सारे विपक्ष के नेता हैं। तो अब चूंकि वो जो मुद्दों को लेकर आगे बढ़ रहे थे, यानी जिन मुद्दों को लेकर विपक्षी एकता की बैठक होने वाली थी, निश्चित रूप से अब वो जो मुद्दे हैं वो थोड़ा सा आगे बढ़ गया है। पहले अब उनके सामने ये कठिनाई आई है कि ये जो वन नेशन वन इलेक्शन की बात है, इसमें हमें सहमति देनी है या अपनी असहमति देनी है। तो निश्चित रूप से आज जो विपक्षी एकता की बैठक हो रही है थोड़ी सी आवाज भी आपकी गड़बड़ हो रही है सौरभ, मैं आपको रोक भी रही हूँ, फिर भी आपकी बात तो आ ही गई। मैं विनीत सिंह का रुख कर लेती हूँ, तब तक आपकी आवाज दुरुस्त करते हैं। बहुत ज्यादा शायद नेटवर्क इश्यू है कोई। दिलचस्प होगा कि आप लोग भी इंतजार कर रहे हैं कि अब क्या कहते हैं नीतीश कुमार आरजेडी के साथ, क्योंकि चले गए हैं उधर। कहीं ये भी ना लगे कि पूरा आज जैसे ही विशेष सत्र की बात हुई, पूरा का पूरा जो गठबंधन उससे ध्यान एक तरीके से भटका, चर्चा इस दिशा में भी बढ़ेगी, तो मतलब थोड़ा पीछे चले गए, इसका भी डर है क्या? इसलिए ये झल्लाहट है। आशा जी मुझसे सवाल है ये। विनीत जी। हाँ आशा जी, मेरी आवाज आ रही है आप लोग को? विनीत जी सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ बिल्कुल सुन पा रहे हैं। आप मेरी आवाज सुन पा रही हैं? जी जी, मुझे आवाज आ रही है आपकी। जी आशा जी, आते हैं मुद्दे पे। देखिए विपक्ष, आज के संदर्भ में विपक्ष की यही विडंबना है। देश की भलाई के लिए कुछ भी अभी आ रही आवाज? आशा जी, मैं माफी चाहूंगी, थोड़ा ऑडियो में बहुत ज्यादा दिक्कत है आपकी। एक लाइन बोलिए तो विनीत जी समझ आए आपकी आवाज कितनी प्रॉब्लम। जी थोड़ी सी दिक्कत है, मैं दुरुस्त करवाती हूँ। तब तक बाकी मेहमानों का रुख कर लेती हूँ। हमारे साथ अर्पित आर्य हैं, राजनीतिक विश्लेषक। अर्पित जी कैसे देख रहे हैं, ये फिर से एक मास्टर स्ट्रोक है क्या? मुंबई में बैठक हो रही है, सारा फोकस जो उधर था थोड़ा डेविएट हुआ है क्या? वो फोकस असर पड़ेगा या ये वाकई किसी इंटेंशन, किसी खास इंटेंशन के साथ आपको लग रहा है ये सत्र बुलाया जा रहा है? यही कहा गया हमारे मेहमान द्वारा कि 1967 तक देश में साथ में हुआ करते थे। 1968 से ये प्रणाली बदली गई, राज्यों के विधानसभा 1968 लॉ कमीशन ने भी और समिति उससे भी 2008 कुछ ऐसी बात का संविधान में की आवश्यकता होगी ही होगी। और इसके प्रोज भी हैं तो कुछ साथ में कॉन्स भी हैं। अगर प्रोज की आप करें, अगर लाभ की बात, तो कोड ऑफ कंडक्ट पास करने की वजह से जो विकास बाधित होते हैं वो सुचारू रूप से हो सकेंगे। इलेक्शन में जो खर्चा है उसमें कमी आएगी। सुरक्षा बल जिनकी तैनाती बाहर चुनाव में होती है, आज डिबेट बहुत गड़बड़ हो रही है क्योंकि किसी की आवाज सही तरीके से आ नहीं पा रही। आपको हम सुन पा रहे हैं लेकिन बहुत क्लियर नहीं है अर्पित जी। तो आप जो बताएंगे वो सुनना महत्वपूर्ण हो जाता है, लेकिन अगर क्लैरिटी नहीं है तो फिर हम सबको भी क्लैरिटी वो आएगी नहीं। दोबारा आप अगर जुड़िए, कोशिश करते हैं। लेकिन हमारे साथ अब जिसका इंतजार था वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हिमराज राम जी, नीतीश कुमार का क्या स्टैंड है? 2018 में उन्होंने वन नेशन वन इलेक्शन इसको लेकर के खूब समर्थन दिया था। अब क्या स्टैंड रहने वाला है नीतीश कुमार का इस पर? जेडीयू क्या चाहती है, सही या गलत? अभी तो सबसे बड़ी बात है कि आज की तारीख में जब इंडिया गठबंधन की बैठक मुंबई में चल रही है और ये लोग इतना डरे सहमे हुए हैं
कि वो लोग आनंद फानंद में इस तरह तरह की कई कार्रवाइयां इन्होंने शुरू की है। अभी तो इनके पास दूसरा कोई चारा नहीं है। काम जो करना था 9 साल के अंदर, उसका जनता हिसाब मांग रही है, तो हिसाब का जवाब इनके पास नहीं है। तो स्टेशन के नाम कभी बदलते हैं, कभी शहर का नाम बदलते हैं, कभी योजना का नाम बदलते हैं, कभी तरह तरह के जो है संविधान में संशोधन की बात करते हैं, कभी संविधान का विरोध करते हैं। तो एक तरह तरह के जो इनका प्रयास है सिर्फ इसीलिए है कि इनको जनता ने दिया था। 10 साल इन्होंने अपना शासन चलाया देश के अंदर। 9 साल के शासन काल में जो इन्होंने किया, जनता हिसाब मांगती रही। तो ये जवाब नहीं दे रहे हैं, जनता के सवालों का जवाब नहीं दे रहे हैं, विकास का हिसाब नहीं दे रहे हैं। और देश में इस तरह से महंगाई बढ़ गई, बेरोजगारी बढ़ गई, जनता तबाह है, जनता बेहाल है। और इनको तरह तरह के पेश दिखाई दे रहे हैं, नए जो है फार्मूले, नए नए तरीके इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि जनता का ध्यान उधर न जाए। जनता का ध्यान भटकाने के लिए ये नया नया सरूपा छोड़ते हैं। और बात रही भारतीय जनता पार्टी की, इनका जो वन नेशन वन धर्म और कई तरह की बातें उन्होंने की है। नहीं, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, ठीक है ये सब कुछ ध्यान भटकाने के लिए, ये तो समझ आ जा रहा है, ध्यान भटकाने के लिए होगा। अभी 200 रुपए जब कम किए गए सिलेंडर पे, गैस सिलेंडर पे, तो वो भी आप लोगों ने कहा ये तो इंडिया का दम है, 2 बैठ के हुई और 200 रुपए महंगाई की मार है, इससे इनको मतलब नहीं है। बेरोजगार जो है बेरोजगारी की नीतीश कुमार, अगर वाकई यही चर्चा होती है, जेडीयू का स्टैंड क्या होने वाला है वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर? क्लियर विजन तो होगा इस पर? हमारा संपर्क इमरान जी से टूट गया। बहरहाल प्रमोद गोस्वामी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। प्रमोद जी, अब क्योंकि मैं आपके पास आखिर में इसलिए आई, आपने दोनों पक्षों को सुन लिया है, बहुत क्लियर भले ना हो लेकिन इतना समझ आ गया है कि क्या दोनों तरफ का मंतव्य क्या है। इसके प्रॉज एंड कॉन्स समझाइए सर, क्या है, फायदे में है देश के या फिर सरकार के लिए मुश्किल है? संवैधानिक पहलुओं को देखना होगा, जो कोर्ट के भीतर टिक नहीं पाएगा, क्या दिखाई देता है आप? नहीं देखिए, इसको वन नेशन वन इलेक्शन ये खराब बात तो नहीं, अच्छी बात है, प्रक्रिया ठीक है और इस पर बहुत सी चीजें सकारात्मक और अच्छी होंगी निश्चित रूप से। इस पर जो अपव्यय होता है और पूरे देश जो है वो बराबर कहीं ना कहीं चुनाव प्रक्रिया में ही, कहीं इस राज्य में, कहीं उस राज्य में, कहीं वो यहाँ, पूरा इतना बड़ा देश है तो वो लगा रहता है। और ये बात भी सच है, इस बात से भी मैं सहमत हूँ कि इसमें कहीं ना कहीं विकास तो बाधित होता है, ज्यादा या कम ये अपनी जगह एक डिबेट का विषय हो सकता है। आचार संहिता लग जाती है तो बहुत सी चीजें अवरुद्ध हो जाती हैं, बहुत से काम रुक जाते हैं उन राज्यों में जहां भी चुनाव होते हैं। तो वन नेशन वन इलेक्शन ये तो ठीक है, इसको मैं समझता हूँ कि इसमें कोई आपत्ति या बुराई किसी को नहीं होनी चाहिए, या इसमें आपत्ति की कोई बात भी नहीं है। लेकिन जिस अंदाज में और जिस समय पर लाया गया है वो मुझे लगता है कि उस पर ये सवाल उठ रहे हैं। अगर यही कर्नाटक के और हिमाचल के और उत्तर प्रदेश के चुनाव से, अगर ये बात तो 15 अगस्त 19 में प्रधानमंत्री ने प्राचीर से, लाल किले की प्राचीर से भी अपनी ये मंतव्य स्पष्ट किया था और उन्होंने लेकिन लाया कहाँ गया है सर? अभी तो लाया नहीं गया, अभी तो कमेटी गठित हुई। एग्जैक्टली मैं यही बात कहने जा रहा हूँ जो आप कह रही हैं कि ये बात उन्होंने रखा था कि ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। तो 19 से लेके 19 से हो गया, 20 हो गया, 21 हो गया, 22 हो गया, तो अब ये एन चुनाव के वक्त पर, जब लोकसभा चुनाव बिल्कुल अब सर पर आ गए हैं, ऐसे वक्त पे लाना ये निश्चित रूप से एक इसको विपक्ष शरारतपूर्ण निर्णय देगा और देना चाहिए। इसमें कहीं कोई उसकी विपक्ष की ये आलोचना अपनी जगह पूरी तरीके से वाजिब भी है, क्योंकि अगर ये लाना था तो पता लगा कि विधानसभा के चुनाव उसमें कई कॉम्प्लिकेशंस है, कई विधिक प्रक्रियाएं होंगी, बहुत से ऐसी आएंगे जो कोर्ट में चले जाएंगे। जैसा कि आपने कहा, ये बात सच है
एन टाइम पर जब ये अब आप लेके आएंगे तो क्या उत्तर प्रदेश में अभी 22 में चुनाव हुए हैं, अभी इसी साल जो है हिमाचल में और कर्नाटक में हुए हैं, तो ये चुनाव हुए तो क्या अगर ये लाना था, ये विचार था, कोई ऐसा तो था नहीं कि ये रात को सो रहे थे और सपना आया कि यहाँ शिवलिंग है और उसको खुदाई कर दी और शिवलिंग को स्थापित कर दिए। ये एक बड़ी प्रक्रिया है और ये इसमें सारे लोग सर्वदलीय बैठक बुलाई जानी चाहिए थी। ये ऐसा नहीं है कि सत्तारूढ़ दल की हित की बात है, ये पूरे देश के हित की बात है, या इससे विपक्ष को भी आपत्ति नहीं होगी। जैसा कि अभी कहा कि नीतीश कुमार जी ने, भाजपा के प्रवक्ता ने कहा कि नीतीश कुमार जी ने ये बात कही थी, तो ये बात उन्होंने कही थी वो बिल्कुल उस समय सही थी, लेकिन आज जिस ढंग से आनन फानन में ला कर रख दिया गया, क्या इस पर सर्वदलीय बैठक बुला के इसको एक प्रक्रिया होती है, ये कोई ऐसा चीज नहीं है कि ये कोई आप बिल ले आए और उसको उन्होंने पास करा दिया, शोरगुल में पास करा दिया। तो इस पर मोटिव क्या आपको नजर आता है, मोटिव क्या नजर आता है इस ऐलान का, कमेटी गठित किए जाने का? नहीं, देखिए ये जो इस समय लाया गया, निश्चित रूप से ये जो 5, मुझे लगता है कि जो 5 विधानसभा के चुनाव होने हैं और यहाँ की जो हालात और जो रिजल्ट और जो चीजें आ रही है, जो ये परसेप्शन है, उससे लग रहा है कि उससे एक परसेप्शन 24 के लिए बिगड़ेगा। तो एक ये इशू बना दिया है और वहां ले आएंगे, हो सकता है कि इन 5 राज्यों के साथ करा दें, लेकिन फिर पूरे देश का कराना पड़ेगा, फिर ये बड़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज है। मुझे लगता है कि ये नहीं तो क्या मुद्दों का अभाव हो गया है और इसीलिए मुद्दों का अभाव हो गया और इसीलिए कुछ करना पड़ रहा है, कुछ अलग अलग चीज हम कुछ कर रहे हैं, ये दिखाना है, हर चीज को इतना बड़ा बना दो कि लगे कि प्रधानमंत्री मोदी बड़ा पूछते हैं। आशा जी ये नहीं है, ये है कि अब वो जो इंडिया का गठन हो रहा है, जो बैठक हो रही है और विपक्ष पूरा लामबंद हो रहा है, उसमें एक मुद्दा लाके खड़ा कर दो, इसमें बहस कर दो और फिर उसमें ये कहो कि देखो विपक्ष ये कितना नाकारा है। ये सीधी सी एक सुनियोजित ढंग से लाया गया, वरना मैं नहीं समझता हूँ अगर सुनियोजित नहीं होता तो इसको पहले ला सकते थे, 21 में लाया जा सकता था, 19 के बाद 20 में लाया जा सकता था। क्या नाम, कर्नाटक के और हिमाचल के चुनाव विधानसभा, अगर ये विधानसभा सबको लाना था तो इससे पहले भी इस पे विचार हो सकता था, तब कहा जा सकता था। तो ये विशेष सत्र भी आप मान के चल रहे हैं कि इसी के लिए बुलाया गया होगा? मुझे लगता है जिस ढंग से आज कोविंद जी से मिले हैं भाजपा के अध्यक्ष और उन्होंने जो उनको अध्यक्ष बना दिया और कमेटी संभवतः आज शाम को या कल तक हो जाएगी, ऐसी चर्चा है, तो निश्चित रूप से उसको वहां लाने की प्रक्रिया अगर इस ढंग से लाया तो मैं समझता हूँ कि इतना बड़ा निर्णय इतनी उतावलेपन में नहीं लिया जाना चाहिए। आशा जी मैं एक लाइन सिर्फ बोलना चाहता हूँ, आशा जी मुझे परमिशन दिया जाए, सिर्फ एक लाइन। हाँ जल्दी से, जी प्रमोद गोस्वामी जी कह रहे हैं कि पिछले 1 साल के अंदर लाया जा सकता था। इस देश के अंदर 30 राज्य हैं और लगभग हर साल जब ये प्रक्रिया शुरू की जाएगी, कहीं न कहीं उस साल 6 या 7 राज्यों में चुनाव होते रहेंगे, तो ये कभी न कभी तो शुरू करना ही पड़ेगा। अगर 24 की भी बात करें तो कम से कम 7-8 राज्यों में 24 में चुनाव है। अगर 23 की बात करें तो इस साल भी 7-8 राज्यों में चुनाव हो चुके हैं या होने वाले हैं। अगर 22 की बात करेंगे तो उस वक्त भी यही स्थिति है। तो जिस साल आप शुरू करेंगे उस साल ये सवाल उठेगा कि आपने इस चुनाव के पहले क्यों नहीं किया, आपने उस चुनाव के बाद क्यों किया, आपने ये क्यों किया, आपने वो क्यों किया। देश का कोई भी सर्वे मोदी जी को संकट में नहीं मान रहा है, इसलिए ये सब बातें, इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है। प्रमोद जी जल्दी से। हाँ देखिए, एक तो इन सर्वे का कोई मतलब नहीं होता, सर्वे जितने भी हुए वो बेकार, ये सब प्रायोजित होते हैं, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, और पिछले 40 साल से मैं भी पत्रकारिता में हूँ, तो इस सर्वे क्या है ये मैं जानता हूँ, इस पर हम बहस नहीं करेंगे, इस पर लंबी बहस हो जाएगी। सवाल ये कि लोकसभा के 24 में इलेक्शन थे, यही मैं कह रहा था, मेरे कहने का मकसद भी यही था। तो अगर ये था तो जब 19 में ये कहा गया था तो ये 19 के बाद ले आना चाहिए था। आप विधानसभा चुनाव को देख रहे हैं, वो लोकसभा चुनाव के संदर्भ में कह रहे हैं कि अगले साल चुनाव आप अभी लेकर आ गए, ये उस हिसाब से प्रमोद जी कह रहे हैं। और फिर अब अपनी बात रखिए। आशा जी मुझे ही मौका मिलना चाहिए। जी अर्पित जी प्लीज बोलिए। जी अर्पित नहीं, विनीत। मैं कह रहा था कि 1967 तक साइमल्टेनियस इलेक्शन का कॉन्सेप्ट इस देश में था। मैं आ रही हूँ जी। आप सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ मैं आपको सुन पा रही हूँ अर्पित जी, आप रखिए, उसके बाद विनीत जी मैं आती हूँ। जी 1967 तक यहाँ पे साइमल्टेनियस इलेक्शन हुए देश में। 1968 में कुछ राज्यों की विधानसभा भंग कर दिए गए और उसके बाद इस प्रणाली में बदलाव आ गया। मैं प्रमोद जी से काफी हद तक सहमत हूँ इस बात को लेकर कि किसी भी योजना का प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए और उसको सुचारू रूप से लागू करने के लिए एक कार्य प्रणाली बनना चाहिए जिसमें अच्छा रिसर्च हो कि आप इस योजना को कैसे देश में लागू करेंगे। ये बात भी सही है कि अगर देश में 1 नेशन 1 इलेक्शन की पॉलिसी लागू होती है तो उसमें जनता का लाभ होगा, खर्चों में कमी आएगी।
सुरक्षा बलों की तैनाती एक कहीं अच्छी जगहों पे हो सकती है, क्योंकि वहां पे चुनाव में उनकी ड्यूटी लगा दी जाती है। शिक्षा का कार्य जो बाधित होता है शिक्षकों की अलग जगह ड्यूटी लगने से, उसमें भी कमी आएगी, बच्चों की शिक्षा अच्छी तरह से हो सकेगी। लेकिन इसके साथ साथ हमें ये भी देखना होगा कि इस प्रणाली में क्या क्या दिक्कतें हैं। सबसे पहली दिक्कत तो हमारे देश में ये है कि हमारे देश की आबादी बहुत बड़ी है और मतदाताओं में जागरूकता नहीं है। केंद्र और राज्य के शासन करने की प्रणाली अलग है। संविधान में भी 2 लिस्टों में कई चीजें बांटी गई हैं। पहले उसके बारे में जागरूकता लानी होगी। फिर ईवीएम, अब ईवीएम से चुनाव होते हैं तो दोनों चुनाव के लिए अलग अलग ईवीएम उपलब्ध कराना, वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ेगा। और राजनीतिक दलों में भी राजनीतिक दलों का जो के ऊपर जो दबाव होता है जनता का, उसमें भी कमी आएगी। अभी 2 चुनाव होते हैं तो उन 2 चुनाव के बहाने कम से कम कुछ वेलफेयर स्कीम्स आ जाती हैं जनता के लिए, डेवलपमेंट के कार्य होते हैं। अगर एक चुनाव हुआ तो उसमें भी कमी आएगी, क्योंकि राजनीतिक दलों के ऊपर जनता का प्रेशर नहीं रहेगा, जनता का दबाव नहीं रहेगा। और ये भी काफी हद तक कहना गलत नहीं होगा कि इसमें छोटी पार्टियों का नुकसान तो है, इसमें राजनीतिक बड़ी पार्टियों का वर्चस्व रहेगा और छोटी पार्टियों काफी हद तक इसमें नुकसान भी रहेगा। अब विनीत जी आप बोलिए, जो अभी अर्पित जी ने बात बोली उसमें मैं एक और लाइन जोड़ देती हूँ कि एक तो दबाव रहता है, काम करिए, तो चाहे विधानसभा हो फिर लोकसभा आ जाता है तो वो करते रहते हैं, बीच में कुछ न कुछ आपको जनता के हित के काम, लेकिन जनता कंफ्यूज नहीं होगी क्या? सवाल ये है, अगर मैं एक ही साथ चुनाव हो रहे हैं, एक जगह मैं मोदी को देख के वोट दे रही हूँ, एक जगह राज्य में, वो मुद्दों कौन से मुद्दे पे चुनाव दे, वो कंफ्यूजन नहीं पैदा होगा क्या? या फिर चेहरा उसको लेकर के कंफ्यूजन नहीं पैदा होगा क्या? ये तमाम चीजें नहीं उठती विनीत जी? आशा जी बिल्कुल नहीं। इस देश में ऐसे 4 राज्य हैं जहां पे साइमल्टेनियसली इलेक्शन होते हैं। आंध्र प्रदेश ले लीजिए, आप सिक्किम ले लें, उड़ीसा ले लें और अरुणाचल प्रदेश ले लें। वहां की जनता तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होती है, भ्रम की स्थिति नहीं रहती है। हमारी देश की जनता है, काफी प्रबुद्ध जनता है, कम से कम राजनीतिक रूप से। आशा जी एक बात समझिए, ये विपक्ष के साथ बहुत बड़ा विडंबना है और दुर्भाग्यपूर्ण है कि सरकार कोई कुछ भी लेके आती है, वो बस उत्साहित होकर उसका विरोध चालू कर देते हैं। सरकार आखिर कब काम करे? ये जो मसला जो है ये चालू हुआ था 1983 से, जबकि इलेक्शन कमीशन ने सजेस्ट किया था। उसके बाद से आपके वाजपेयी जी ने सोनिया गांधी से बात की, अडवाणी जी ने मनमोहन सिंह से बात की, और नोशनली थ्योरेटिकली जो सैद्धांतिक रूप से है ये सारे नेता अग्री हुए थे। नीतीश कुमार की बात हो ही गई, लेकिन जब ये विपक्ष में आते हैं तो इनका सिगुफा कुछ और हो जाता है। ये नहीं देखेंगे, अभी ये जो घमंडिया गठबंधन है कहता है कि संविधान की खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, देश के संसाधन बचाने हैं। हिमराज जी सर थोड़ा शांत रहिए। इंडिया नहीं है सर, आई डाउट एंड डाउट है, इसको घमंडिया ही रहने दीजिए। इंडिया तो खाने में डर लग रहा है, लज्जा आ रही है। बोलने लाज आपको आ रहा है। हमारा डॉक्टर अम्बेडकर ने दिया है। आशा जी ऐसे बोलिएगा तो कैसे काम चलेगा? ये इनको चुप कराइएगा, उनको पूरा करने दीजिए, उसके बाद आप ही के पास आ रही हूँ, फिर जवाब दीजिएगा जल्दी से। भाई इन प्रवक्ताओं के साथ यही परेशानी है। आशा जी फिर से बात सुनिए। अब क्या है कि ये कहते हैं कि देश का संसाधन जो है मोदी जी अपने अडानी को और उनके बंधुओं को दे रहे हैं, और यहाँ पे 4,500 करोड़ 5,000 करोड़ बचाने की बात आ रही है, तो इसमें ये बैक ट्रैक कर रहे हैं। कहने का मतलब ये है आशा जी कि ये जो कॉन्सेप्ट है, पहले एक बार मीटिंग तो होने दीजिए, एक बार हाउस तो बैठने दीजिए, बैठने के बाद जो चीजें हैं क्या उसका प्लान ऑफ एक्शन होगा वो बनेगा। ये तो नहीं कहा जा रहा है कि 24 में ही हो जा रहा है। तो इसके ना कि नी जक रिएक्शन मत दीजिए, समय आने दीजिए और आने के बाद आप उसमें पार्टिसिपेट कीजिए, और पार्टिसिपेट करने के बाद कोई क्रिएटिव जो इनपुट है वो दीजिए, उसके बाद से बात कीजिए। लेकिन आपका समय ही अगर खराब हो, आप गलत ही समय पे ले आए तो फिर कोई क्या करे? अभी जैसा प्रमोद जी ने कहा, इसलिए योगेंद्र जी ने सवाल मेरा नहीं आप लाना होता तो 19 के बाद ले आते, आप 24 के पहले क्यों लाए? हमको 20 सेकंड दीजिए। अभी आपने बात कही थी कि गैस सिलेंडर 200 रुपए कम कर दिया था, उसके लिए भी हाई तौबा मचा था। आखिर 5 साल के अंदर में काम कब करे? 370 हटाया गया तो उसमें इश्यू, 35 से हटाया गया उसमें इश्यू। आखिर ये सरकार कब काम करे? इसीलिए इस चीज का 1 नेशन 1 इलेक्शन जरूरी है। आशा जी ठीक है, जल्दी से योगेंद्र जी, 19 के बाद लाते, 24 के पहले क्यों? सेंसेशन पैदा करना है। अनम्यूट कीजिए आप अपने आप को योगेंद्र जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। अभी तो अब आ रही है। नहीं, दोबारा से ठीक कीजिए, आपने शायद म्यूट कर दिया, लेट आई थी आपकी आवाज योगेंद्र जी।
योगेंद्र जी अनम्यूट कीजिए, आवाज नहीं आ रही है योगेंद्र जी। आ रही है आवाज? अब आ रही है, बोलिए। आपने फिर से म्यूट कर दिया। यू अगेन म्यूटेड, अनम्यूट कीजिए। अब आ रही है, ठीक है। वो माइक देखिए आपको सुनना नहीं चाह रहा। उसे अनम्यूट कीजिए। योगेंद्र जी आपने खुद को फिर से म्यूट कर दिया है। योगेंद्र जी नहीं आ पा रही आपकी आवाज, मुझे लगता है बार बार कुछ गड़बड़। ठीक है, वो संपर्क उनका टूट गया है, दोबारा से अभी जुड़ते हैं तो फिर उन पे पक्ष लेंगे। लेकिन क्योंकि हमारे साथ अरुण कुमार लगातार जो, अरुण जी कब करे काम, जैसा कहा कि कब करे, कुछ तो करना है, कभी तो करना है। आवाज जा और रही है? हर बार आप लोग के प्रश्न होते हैं। आवाज आ रही है जी। कभी तो कदम बढ़ाना होता, अभी नहीं तो कभी तो बढ़ाना होता। इसे हमेशा आप चुनाव से जोड़ देते हैं, कोई ना कोई चुनाव रहेगा। अरुण जी जल्दी से बोलिए, उसके बाद मैं योगेंद्र जी के पास जाऊंगी। अरुण जी आप बोलिए पहले। आवाज जा रही है? हाँ हाँ आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। देखिए, एक बिहार में कहावत है, बोलो। क्या करना है? के वक्त भोज के समय कोहरा रोकना, वही कहावत चरितार्थ होता है। अगर इनको कराना ही था, मोदी जी 14 में आए, मोदी जी जब देश के प्रधानमंत्री बने, उसके बाद ही वन नेशन वन इलेक्शन पर डिस्कशन शुरू हो गया, बहस शुरू हो गया। तो भाई आप 15 में क्यों नहीं करा लिए, 16 में क्यों नहीं, 17 में क्यों अच्छा, नहीं? एक मैं आपको थोड़ा सा बीच में टोक रही हूँ। राम मंदिर के लिए भी आप लोग यही कहते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। कर दिया, तो हो सकता है ये भी वैसे ही हो, करने की मंशा हो, इच्छा शक्ति हो, करने तो दीजिए, साथ तो दीजिए। जब चुनाव आगे सर पे है, ये देख रहे हैं देश की जनता हमारे खिलाफ है, इंडिया गठबंधन एकजुट हो चुका है, देश के तमाम विपक्षी पार्टी देश के लोकतंत्र बचाने को लेकर, संविधान बचाने को लेकर, महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी और समानता के सवाल पर, तो लोगों का ध्यान भटकाने के लिए तरह तरह का अब शगुफा छोड़ रहे हैं। ये चीज ठीक है, ध्यान भटकाने के लिए, ठीक है, ये सारा शगुफा है, आप ये कह रहे हैं इमरान जी। लेकिन मैं एक और छोटा सा कमेंट योगेंद्र जी आपके पास आने से पहले, क्योंकि वो भी बोलने, फिर आप उनका जवाब दीजिएगा, समय हमारे पास बहुत ज्यादा बचेगा नहीं, क्योंकि उसके बाद इमरान जी क्या इस बार, पहले ये बताइए क्या होगा, ये तो पता चलेगा, लेकिन अगर वाकई वन नेशन वन इलेक्शन लेकर आ जाती है सरकार, जेडीयू साथ देगी क्या? फिर से बोलिए, नहीं सुन पा। वन नेशन वन इलेक्शन पर क्या अभी भी वही स्टैंड है नीतीश कुमार का, साथ है? हम तो साफ साफ कहते हैं कि सरकार को, कोई भी पार्टी सत्ता में है तो कोई भी देश हित में अगर कोई निर्णय लेना चाहता तो सभी दलों के नेताओं को, सभी दलों को से राय जरूरी होता है। सर्वदलीय बैठक बुलाकर इस पर राय मशविरा कर लेने में क्या दिक्कत जाता था? ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टीगत निर्णय थोड़ी है। इस देश में जितने भी दल है, जो लोकसभा और राज्यसभा में जो दल हैं, जिन लोगों के सदस्य हैं, माननीय सदस्य वहां, उन दलों के साथ इनको बैठक करना चाहिए। बैठक करके ये तो हमेशा लोकतंत्र पर हमला करते हैं। इंडिया गठबंधन के सारे दलों की राय के साथ चलेंगे या फिर आप अलग राह भी पकड़ सकते हैं? इमरान जी, इंडिया गठबंधन के सारे दलों की राय के साथ चलेंगे इस मसले पर या अलग राय हो सकती है? ये सिर्फ अपने दल की हित की बात सोचते हैं, देश हित की बात नहीं सोचते। देश की जनता मर रही है, इसकी चिंता संयोजक नहीं बने, उसका क्या कीजिएगा? भूखे मरे, इसकी चिंता नहीं है।
देश में महंगाई इतनी बड़ी है, इसकी चिंता इमरान नहीं है। जी, जो सवाल है ये बताइए, इंडिया गठबंधन की राय से अलग चलेंगे, चल पाएंगे? देश के संविधान बदलना चाहते हैं और देश की जनता इन्हें बदलने वाली है, तुरंत बदलनी। तो इन्हें अरे संयोजन सिर्फ नहीं देश बने की इमरान जी, चिंता क्या करनी कीजिएगा? आशा जी, देश से खाली आशा हाथ जी, मैं वापस आ एक छोटी सी गया। जानकारी और ऐड करना चाहता हूँ। देश के योगेंद्र जी को आशा जी, आशा जी, 30 सेकंड हमको भी चाहिए। योगेंद्र जी को पहले जवाब देने दीजिए। इमरान जी सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। इसके मुझे लिए सवाल है, मुझे पता है योगेंद्र जी जल्दी। पूरे देश को जो आजाद कराने वाले जो वीर सपूत थे, उनका भी अपमान करने में इनको तनिक जो है संकोच नहीं होता है। आशा जी 15 सेकंड प्लीज हमको दीजिए, हमको एक दो सवाल पूछना है इनसे। योगेंद्र जी आप म्यूटेड हैं, प्लीज अनम्यूट कीजिए। हमेशा उत्पाद देश के अंदर हमेशा अरे संयोजक नहीं आशा बने, जी, क्या कीजिएगा? आशा जी, एक छोटी सी जानकारी मैं देना चाहता हूँ। इन्हें पसंद नहीं है देश वन नेशन वन इलेक्शन इमरान से जुड़ी जी, एक छोटी इमरान सी जी, जानकारी। डबल डायरिया हो जाता है। बोलने दीजिए, बोलने दीजिए। आपने अपना 2004 फैसला किया, समझ आ गया। इस देश में 2004 से 19 तक उड़ीसा एक ऐसा राज्य है जहां पे लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ हुए हैं और हर बार केंद्र की सरकार अलग रही है, राज्य की सरकार अलग रही है। तो जो अभी कुछ देर पहले एक वक्ता कह रहे थे कि यहाँ के मतदाता उतने समझदार नहीं है, तो मुझे लगता है कि उड़ीसा से समझना चाहिए। वहां दूसरी बात यह कि 2004 में उड़ीसा का प्रति व्यक्ति आय 14,000 था, आज 1,50,000 है। बिहार का 8,000 था प्रति व्यक्ति आय, आज 54,000 है। हम इतने पॉलिटिकल कंसर्न हैं तो हम अपनी आय नहीं बढ़ा पा रहे हैं। कहाँ मना कर रहे हैं? किसी ने मना नहीं किया, लेकिन सर्वदलीय तरीका जो है उस पर उंगली उठाई जाएगी। योगेंद्र जी आशा जी 15 सेकंड मुझे भी। रुक जाइए। योगेंद्र जी पहले अनम्यूट कीजिए। योगेंद्र जी अनम्यूट कीजिए, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। योगेंद्र जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? सुन पा रहे हैं योगेंद्र जी? आपकी आवाज हम नहीं सुन पा रहे हैं। अनम्यूट कीजिए, उसके बाद बोलिए। आपने सारे सवाल सुने होंगे। योगेंद्र जी अब बोलिए। हाँ आप बोलिए। तो मोदी जी देश के जनता के लिए इतने लोकप्रिय हैं और इसमें हर्ज क्या है? जनता भी चाहती है कि परेशानी हमको नहीं हो, देश में एक साथ विधानसभा लोकसभा के चुनाव हो। ये कौन लोग मैं कह रही हूँ वो सब ठीक है, क्या बातचीत के जरिए सबको बुलाया जाएगा, आमंत्रित किया जाएगा, इसके प्रोज और कॉन्स को समझा जाएगा, उस पर सबको साथ लेकर आप चलेंगे या फिर कोई अध्यादेश ले आएंगे, संविधान संशोधन बिल ले आएंगे और फिर कमेटी बनी है माननीय रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में, उस कमेटी का रिपोर्ट तो आने दीजिए, इतना तो भरोसा रखिए। और तो इस सत्र में नहीं होने जा रहा है। सर्वोच्च पद पर रहे हैं, न्यायविद आदमी हैं और उन पर भी भरोसा नहीं है, कमेटी पर भरोसा नहीं है, इन लोग को संविधान पर कहाँ भरोसा है? ये लोग तो वंशवादी पार्टियां हैं, इनको कहाँ से भरोसा रहेगा? ये लोग तो 2090 में क्या स्थिति थी इन लोगों की? ये लोग मत का हरण करने वाले लोग हैं। जब यही ईवीएम से चुनाव होता, जब ए जीत जाते हैं तो बोलते हैं कि से अच्छा है, और जब भारतीय जनता पार्टी जीतती है तो कहते हैं कि ईवीएम नहीं ठीक है। तो इनको तो भरोसा रखना चाहिए ना। अभी कमेटी बनी है, कमेटी की रिपोर्ट क्या आती है, रिपोर्ट आने तक कम से कम तो ये शांत रहे। ये विशेष सत्र क्यों बुलाया गया है योगेंद्र जी? देश इसका विषय पता है आपको? जी, ये विशेष सत्र जो बुलाया गया है, इसकी मंशा क्या है? कोई मंशा नहीं है। पहले जब तक कमेटी की रिपोर्ट नहीं आती है, कमेटी का रिपोर्ट तो आ जाने, धैर्य रखना चाहिए। ये लोग घमंडिया विपक्षी लोगों तो महिला आरक्षण पे बात होगी क्या? महिला आरक्षण पे बात होगी? किस पे बात होगी सत्र में? किस मुद्दे पर बात होगी? इस मुद्दे पर अभी तो वन नेशन वन इलेक्शन की बात चल रही है, उसके लिए कमेटी बनी है। विशेष सत्र बुलाया गया है आज ही केंद्र सरकार की तरफ से 18 से 22 जुलाई तक, उसमें क्या होगा? शास्त्र में महत्वपूर्ण बिल आएंगे, जो बचे हुए हैं वो बिल आएंगे। सरकार महत्वपूर्ण बिल लाएगी और वो जनहित में बिल लाएगी। यूसीसी आने वाला है क्या? यूनिफॉर्म सिविल कोड आने वाला है क्या? जनहित के मुद्दे को भटकाना चाहते हैं। यूसीसी आने वाला है क्या? अभी
बिल तो आने दीजिए, बिल आएगा, जनहित, जनता के, देश के जनता के हित में ही बिल आएगा, जनता के इकोनॉमी को देखते हुए, सारे जनता के मुद्दे को देखते हुए बिल आएगा। ये लोग को क्या लग रहा है क्या होने वाला है? जल्दी से बताइए, मेरे पास महज 1 मिनट का वक्त बचा है, जल्दी से बताइए क्या होने वाला है। आशा जी, जो भी देश के हित के लिए जो बिल्स होंगे, इसमें चाहे यूनिफॉर्म सिविल कोड हो, वन नेशन वन इलेक्शन का हो या जीएसटी का हो, सारे बिल्स पर चर्चा किया जाएगा। और इसमें मैं बताना चाहता हूं विपक्ष को कि ये पहला देश नहीं है जहां पे वन नेशन वन इलेक्शन हो रहा है। दुनिया के कई देश हैं जिसमें कि स्पेन है, बेल्जियम है, स्वीडन है, सब जगह नहीं, वो आपत्ति किसी को नहीं है। इतनी चर्चा सुन के आप ये समझ गए होंगे विनीत कि आपत्ति किसी को नहीं है। नहीं तो आपत्ति इस बात में है कि तरीका क्या होगा। मेरी बात सुनिए, कमिटी बनी है, कमिटी का रिपोर्ट सबमिट किया जाएगा गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट उस रिपोर्ट के बिना पे पार्लियामेंट में डिबेट कराएगी, डिस्कशन कराएगी। तो अभी तो बात हो ही नहीं रही है ना, तो अभी से चीख क्यों रहे हैं आप? पहले आप समझिए चीजों को, समझने। ये जो विशेष सत्र बुलाया गया, आपको क्या लगता है, ये वन नेशन वन इलेक्शन या फिर कुछ और? महिला आरक्षण है, यूसीसी सामने है अभी, और 2024 सामने है। महिला आरक्षण है, यूसीसी सामने है, कोड ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड पर भी बहस हो सकती है इसमें। लेकिन मेरा ये मानना है कि ये अर्जेंट जो सेशन बुलाया गया है, ये वन नेशन वन इलेक्शन को ही ध्यान में रख के बुलाया गया है। सर्वदलीय चर्चा का बहुत आवश्यकता है इसके अंदर। अगर ये बिल कल को आता भी है, कमेटी रिपोर्टर्स के फेवर में आती है, तो संविधान में संशोधन की जरूरत पड़ेगी इसमें। तो ये एक मेजर मुद्दा रहेगा, वन नेशन वन इलेक्शन। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए इस चर्चा में। आज की डिबेट में बस इतना ही। माफी चाहूंगी क्योंकि थोड़ा डिस्टर्बेंस बहुत ज्यादा थी नेटवर्क की वजह से, इसलिए बहुत सारी चीजें बीच बीच में टूटी थी। लेकिन क्या होता है विशेष सत्र में, ये देखना होगा आखिर इसके पीछे सरकार की मंशा क्या है। और जैसा कि सभी पार्टियों का कहना है कि अगर देश हित में है, सब साथ में है, लेकिन क्या सबको साथ लिया जाएगा वन नेशन वन इलेक्शन के मुद्दे पर, ये देखना होगा। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार।